मतलब होता है, देखो ध्यान से, फोर्स एक्टिंग एट अ सेम पॉइंट ऑन अ बॉडी इज आर कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस। मतलब कि एक पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, एक पॉइंट है, इस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, और एक फोर्स मान लो ऐसे लग रहा है। ये मान लो F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, और ये क्या है, F3 फोर्स। फोर्स एक्टिंग एट अ सेम पॉइंट ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड, इस सिस्टम को लगने वाले फोर्सेस को हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्करेंट फोर्सेस। किसी एक पॉइंट पे जब मल्टीपल फोर्सेस लगते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी एट द सेम पॉइंट एंड द नेट अनबैलेंस्ड फोर्स is zero, the body will continue in the state of the rest or in for motion along the straight line and it's said to be equilibrium। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब किसी बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम अगर जीरो हो तो उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं भाई कि F1 प्रूफ करते हो कैसे होता है। मान लो ये फोर्स लगा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, कैसे, ध्यान से देखो, इस बॉडी का डायरेक्शन पीछे है, तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूं कि मान लो ये हमारा पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, इस पे फोर्स F1 लग रहा था, F1 फोर्स मैंने लगा दिया ऐसे, ठीक है। इस पे जो फोर्स नीचे जा रहा है, जो यहाँ पे है, इसको पैरेलल में यहां शिफ्ट कर रहा हूं, ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा F2 है ना, ये हमारा F1, ठीक है। अब ये जो फोर्स है इसको मैं शिफ्ट करके यहां पे ऐसे लेके आ रहा हूं, ठीक है। अच्छा, हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा था, ये फोर्स क्या हो जाएगा हमारा F3 हो जाएगा। हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा था, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहता है कि अगर दो फोर्सेस सेम ऑर्डर में है और तीसरा अपोजिट ऑर्डर में है तो रिजल्टेंट फोर्स होता है। मान लो ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा F2 हो गया, तो जो R होगा हमारा क्या हो जाएगा, F1 प्लस में F2 के बराबर हो जाएगा। ये कहता है हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये लॉ ऑफ एडिशन कहता है हमारा कि दो फोर्स का सम नेट के बराबर होता है जब दोनों कैसे होते हैं, दोनों होते हैं सेम ऑर्डर में, एक होता है अपोजिट। सेम मतलब क्या होता है, एक ऐसे जा रहा है, ठीक है भाई, एक ऐसे, दूसरा ऐसे जा रहा है, और तीसरा डायरेक्ट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा, तो यहां पर अगर सेम ऑर्डर में है तो ऐसे हो जाएगा, ऑर्डर चेंज करके ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू -2 हो जाएगी, होगी, वही करते हैं यहाँ पे। तो लिख सकते हैं कि F3, क्योंकि F3 अपोजिट ऑर्डर में, ध्यान से देखो F3 हमारा अपोजिट ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में, तो ये वाला भी F1 F2 अगर ऐसे होता तो रिजल्टेंट बनता लॉ ऑफ एडिशन की वजह से, लेकिन ऑर्डर चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा, F3 इज इक्वल टू F1 प्लस F2 और इसके बाहर लगा देंगे माइनस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो अब लिखेंगे F3 माइनस में F1 इधर आगे प्लस में, सॉरी, और प्लस में F2 इज इक्वल टू 0। तो नेट फोर्स जो बॉडी पे आ गया F1 प्लस में F2 प्लस में F3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। यही तो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये तो है, यही क्या, यही तो है हमारा क्या, ये है भाई, यही तो है हमारा क्या, इसे ही तो कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फोर्स इन द सिस्टम इज जीरो, और इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। किसी सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम अगर जीरो होता है तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इस थ्योरम को लामिस थ्योरम जो है, लामिस थ्योरम, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये क्या करता है, ये बताता है कि अगर किसी बॉडी पे सेम उसी कॉन्सेप्ट को जो हमने पढ़ा ना अभी, कॉन्ग्रुएंट ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। मान लो हमारे पास एक बॉडी है, एक पार्टिकल है, इसमें एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है। मान लो ये फोर्स F1, ये फोर्स F2 और ये फोर्स F3 हो गया। तो भाई ये एंगल मान लेते हैं हम अल्फा, ये एंगल मान लेते हैं बीटा, और ये एंगल मान लेते हैं गामा। तो ये लामी थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है कि F1 अपॉन में साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन में साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन में साइन गामा। ये तीन तरह के फोर्सेस जो होते हैं ये एक रिलेशन को बनाते हैं गामा, ये होता है लामिस थ्योरम, ठीक है भाई। लामिस थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जो फोर्स लग रहा है उसका अपोजिट एंगल का रेशियो इस फोर्स के अपोजिट एंगल के रेशियो के इसके अपोजिट एंगल के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लामिस थ्योरम। इसके हेल्प से हम इंडिविजुअल फोर्सेस को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल्स, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कनेक्टेड बॉडीज का बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो समझते हैं चीज को ध्यान से देखिए। तो ये टॉपिक कहता है कि भाई हमारे पास कनेक्टेड बॉडीज, एग्जांपल की बात करते हैं तो मान लो पहला केस लेते हो, जो कनेक्टेड बॉडीज में बहुत सारे केसेस आते हैं। मैं पहला केस लेता हूं, यहाँ पर क्या है कि मान लो हमारे पास एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है, इसके साथ में एक और बॉडी कनेक्टेड है मान लो, ठीक है, और ये हमारा एक लेवल रोड है, ठीक है, इसमें मान लो फ्रिक्शन लगता होगा बट अभी तो है, ये हमारा M1, ये हमारा M2, और यहाँ पे एक फोर्स लगा है F,
ठीक है भाई, क्या है कि यहाँ पे एक फोर्स लगा F, अब ये जो फोर्स F यहाँ पे लग रहा है क्या करेगा, ये फोर्स क्या करेगा, तो ये फोर्स बेसिकली इन दोनों बॉडी को एक कॉमन एक्सेलरेशन से क्या करेगा, एक कॉमन एक्सेलरेशन से क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा बॉडी के ऊपर। जैसे ही ये फोर्स F लगा, मान लो भाई एक बॉडी हमने पुश किया उसको, उसके साथ एक और बॉडी लगी है और मैं इसे कांस्टेंट फोर्स से पुश करा रहा हूं, तो जब मैं पुश कराऊंगा, पुश करूंगा तो दोनों ही बॉडी पे इक्वल एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा सेम। तो क्या होगा कि मैं पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, m में होता है, पढ़ा हमने, तो भाई m तो एक है नहीं, दो m है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 प्लस में m2 और a। तो अगर मुझे ए फाइंड करना है तो कॉमन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में m1 प्लस में m2। ये हमारा आ गया क्या, कॉमन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। क्या आ गया भाई, कॉमन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब आगे देखो, अब मुझे अगर इससे फाइंड करना हो क्या, मुझे मान लो कि ये तो वो एक्सेलरेशन है जिससे ये बॉडी आगे मूव करेगी, राइट, लेकिन मुझे फाइंड करना हो कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, कैसे फाइंड करूंगा मैं, आसान टॉपिक है, ध्यान से देखो क्या करना है यहाँ पे। इस बॉडी का मुझे अगर फोर्स फाइंड करना है, मान लो इस पे कितना फोर्स लग रहा है फाइंड करना है, तो हमने क्या पढ़ा है, F इज इक्वल टू पढ़ा है ME, पढ़ा हमने भाई। अब F जो हमारे पास है, F तो हमारा इस बॉडी का फाइंड करना है, तो इसको F डैश नाम देते हैं। M हमारा कौन सा, M2 हो जाएगा, ये हमारा क्या है, जो कॉमन वाला है, तो बस सॉल्व कर लेते हैं। F डैश इज इक्वल टू M2 और ये क्या है हमारा, ये आया F और अपॉन में m1 प्लस में m2, m1 प्लस में m2। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आपका लग रहा है यहाँ पे ना, इसको बोलते हैं कनेक्टेड बॉडीज का फोर्स एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना। आई बात समझ में भाई। इसका पहला केस है, जब बहुत सारे केसेस बनते हैं, मैंने आपको सिर्फ एक केस समझाया है, इसके और भी केसेस बन सकते हैं, नो डाउट, इसके और भी केसेस क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं, बट मैंने आपको सिर्फ एक केस समझाया है। क्लियर हो गया आपको भाई, श्योर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। केस 1 के बाद हम पढ़ते हैं केस 2। ठीक, केस 2 में मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं केस 2 एग्जांपल, कि हमारे पास एक पुलिस सिस्टम है, मान लो यहां से एक वेट लटका रखा है यहाँ पे और एक वेट यहां लटका रखा है ऐसे, ठीक है भाई। मान लो कि इसका मास m2 है, इसका मास m1 है, तो यहाँ पे टेंशन T लग रहा होगा, यहाँ पे टेंशन T लग रहा होगा, ठीक है भाई, आई बात समझ में। तो मैं आपको बताता हूँ इक्वेशंस को कैसे बनाना है और किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे केस में मान लो कि ये बॉडी हैवी है और बॉडी नीचे लेके जा रही है, मान लो कि आप मान लो m2 है, वो ग्रेटर देन क्या है, m1 है, तो ये बॉडी नीचे जाएगी यहाँ पे। तो जब बॉडी नीचे जाएगी तो इसकी वजह से इसका m2g हो जाएगा और इसका भी यहाँ पे लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, m1g लग रहा होगा, लेकिन ये तो ऊपर खींचेगा, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे इक्वेशन बन सकता है क्या कि m2g माइनस t इज इक्वल टू me। और m कौन सा, तो 2 वाले की बात करें तो m2 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, m2a। आई बात समझे भाई, ध्यान से देखो क्या होता है कि जब ये बॉडी नीचे जाएगी तो इस बॉडी पे लगने वाला एक्सेलरेशन m2a हो जाएगा। फोर्स m2a, नेट फोर्स की बात कर रहा हूं, जो फोर्स नीचे लेके इसका वेट ज्यादा नीचे जाएगी, टेंशन को ऊपर खींचेगा, तो ये तो दो फोर्सेस आ रहे हैं, लेकिन इसके वजह से एक नेट फोर्स होगा, जिस नेट फोर्स के इन्फ्लुएंस से ये दोनों नीचे आ रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर होते, अगर ये दोनों बराबर होते तो बॉडी रुक जाती, जाती नहीं, लेकिन कोई ना कोई एक फोर्स ज्यादा तो है, तो वो नेट फोर्स बनाएगा, ये ज्यादा ये कम, तो इनके बीच का डिफरेंस तो आएगा, वो डिफरेंस हमारा ये वाला। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लिखेंगे m2a, इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब इस साइड की बात करते हैं, इस साइड बॉडी ऊपर जा रही है, जो फोर्स हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा कि जो फोर्स ज्यादा होता है, अब यहाँ पे बॉडी ऊपर, टेंशन ज्यादा होगा, ये कम होगा, तभी तो ऊपर खींच रहा है, तो लिखा लिखेंगे t माइनस m1g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1, ये हो जाएगा इक्वेशन से। हमने हमने इसको दोनों को जोड़ देंगे, हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, देखा फ्रॉम 1 एंड 2 लिखे यहाँ पे। तो जो कहेगी मैं वैसा करूंगा और सारे इक्वेशन को मैं जोड़ता रहूंगा, तो ये हो जाएगा t माइनस m(a)g, ठीक है, प्लस में m2g माइनस t इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा m1a और प्लस में m2a, ठीक है भाई। तो देखो t से तो t का कट जाएगा, काट दिया हमने यहाँ पे लिखा m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1 प्लस में m2। कुछ गलत हो इसका नहीं, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से हम g कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 इज इक्वल टू m1 प्लस में m2, ठीक है भाई। यहाँ पर a, तो a जो आएगा इसका कॉमन एक्सेलरेशन हो क्या हो जाएगा g, और साथ में यहाँ पे m2 माइनस m1
और यहाँ पे m1 प्लस में m2, ये हमारा एक फाइनल फॉर्मूला। ठीक है भाई, तो ये फाइनल फॉर्मूला आ गया नेट एक्सेलरेशन फाइंड करने का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जब भी कभी दो पुली सिस्टम के कॉन्सेप्ट लगेंगे, कोई क्वेश्चन एक बॉडी ऊपर और नीचे जाएगी, तो इसमें नेट एक्सेलरेशन फाइंड करना कितना होगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार आता है मेरे दोस्त, कई बार आता है। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप ये कॉन्सेप्ट लगाओगे। ठीक है, इससे आपका एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा और आपको ए मिलते ही ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपको टीबी मिल जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हो, की वैल्यू पता होगी आपको, मार दे रखा है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला नोट करेंगे भाई।